इस समय मेरी मौजूदगी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में है। जैसा कि मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, आज पहला दिन था, लेकिन कंडोलेंस के कारण आज पहले दिन की चर्चा जो थी वो स्थगित कर दी गई है। और विपक्ष की तरफ से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि मानसून सत्र को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। यानी विपक्ष आज देखा जाए तो विधानसभा के मेन गेट से और कैंपस के अंदर तरह तरह के बैनर तक थी, पोस्टर लेके आए हुए थे और उनकी तरफ से सरकार के खिलाफ, पेपर आउट के खिलाफ अन्य कई मुद्दे थे जिसको लेकर लगातार सरकार को घेरने, यहाँ तक कि खुद सीएम योगी की इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस समय इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर क्या है, इस सब सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। सर, पहला सवाल हमारा आपसे कि जिस तरीके से मानसून सत्र की शुरुआत थी आज, और मानसून सत्र के ऊपर विपक्ष का लगातार ये कहना है कि इसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए, 3 दिन 4 दिन का मानसून सत्र बहस के लिए बहुत पर्याप्त नहीं है। तो आप सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली में विधानसभा और लोकसभा के काम करने का अपना तरीका है। सत्र को बढ़ाया या घटाया जाना बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कार्यमंत्रणा समिति सारे सदस्यों के परामर्श के साथ बहुमत के आधार पर लेती है। अगर कोई ऐसी मांग विपक्ष रख रहा है तो बजाय हल्ला गुल्ला करने के, शोर शराबा करने के, तख्तियाँ उठाकर घूमने के, इससे तो कोई निर्णय नहीं होता। निर्णय सदन में होता है, सदन के नियमों, कानूनों और परंपरा के हिसाब से होना है। अगर कोई ऐसी मांग है तो निश्चित रूप से सदन की व्यवस्था को बनाए रखते हुए विपक्ष को करनी चाहिए, उस पर सदन निर्णय करेगा। सर, एक जैसे सबसे बड़ा सवाल लगातार देखा जाए तो अभी एक सपा के एमएलसी थे जो सीधे साइकिल पर आगे एक दान पात्र लेकर, यानी कि सब मिला जुला कर सिर्फ देखा जाए तो राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रही है। तो इसमें सर अगर पूछा जाए तो इतना बड़ा मामला ये बना रही है, तो इसमें सरकार की आप लोगों की तरफ से क्या कहना है, जो विपक्ष इसको इतना बड़ा मुद्दा बना रहा है? देखिए, कोई भी मुद्दा बनाना है तो लोकतंत्र में उसका एक ही तरीका है कि सदन में जाइए, सदन में अपनी बात रखिए, बात रखने के बाद पक्ष और विपक्ष उस पर चर्चा करें, चर्चा के बाद उसका जो परिणाम हो उस परिणाम को स्वीकार करें। तो मुझे लगता है कि जो इस मुद्दे को बना रहे हैं उन्हें सदन में आकर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। सर, एक और सवाल, जैसे कि लगातार युवाओं की बात किया जा रहा है, पेपर आउट और 69,000 शिक्षकों की भर्ती का भी मामला विपक्ष की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो पिछले 10 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है या युवाओं को लेकर, सरकारी वैकेंसीज को लेकर उदासीन है और कोई ऐसा काम नहीं है जिससे युवाओं को कोई लाभ हो। तो इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि सदन चल रहा है, सदन में सवाल होते हैं, सवाल के जवाब दिए जाते हैं। इसका जवाब सदन के बाहर चिल्लाने से, प्रदर्शन करने से तो नहीं होगा। हर बार जब सदन चलता है तो समाजवादी पार्टी हल्ला गुल्ला करती है, प्रदर्शन करती है, नारे लगाती है, लेकिन सदन में अपनी बात नहीं कहती है। सरकार से जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों को उठाना चाहिए। हर दिन एक प्रश्नकाल होता है, हर सदस्य को प्रश्न लगाने की अनुमति है, वे प्रश्न लगाएं, सरकार जवाब देगी। और सरकार ने अपने कार्यों के आधार पर जिस तरह से रोजगार के नए अवसर बढ़ाए हैं, उसी के कारण उत्तर प्रदेश का नौजवान बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के साथ खड़ा हुआ है और अगर कोई सवाल है तो उसे उचित फोरम पर उठाना चाहिए। सर, एक जैसे जिस तरीके से अभी देखा जाए, हाल फिलहाल में जब दिल्ली में संसद सत्र चल रहा था, जिस तरीके से पप्पू यादव एक साधु के वेश में, और भी देखा जाए उनके साथ राहुल गांधी और भी नेता है, जो उनका एक आपने भी देखा होगा वीडियो सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनलों पे चला होगा, उसमें देखा गया है जिस तरीके से उन्होंने राम मंदिर पर, एक सनातन पर पूरी एक प्रकार से चोट कही जाए, जिस तरीके से अब आप लोगों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी और भी सनातन संगठनों की तरफ से इसको कई बार उठाया जा रहा है कि ऐसा हुआ। अब सर, जिस तरीके से पप्पू यादव ने इस पूरे मामले को उठाया या सारी चीज़ें की, क्या ये मानते हैं लोकतंत्र में ये सही है या इसे लेकर आपकी तरफ से क्या कहना होगा? देखिए, आज सुबह ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव जी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने खुद ये स्वीकार किया कि जो काम पप्पू यादव ने किया है वो नहीं किया जाना चाहिए, वो सदन की मर्यादा के खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि अगर विपक्ष में ही इस मुद्दे को लेकर एकजुटता नहीं है, विपक्ष का ही एक बड़ा धड़ा इसके विरोध में बोल रहा है, तो निश्चित रूप से इस मुद्दे की प्रासंगिकता विपक्ष उठा रहा है और विपक्ष ही उसे खंडित कर रहा है।
तो निश्चित रूप से ये राजनीतिक मुद्दा है, इसका असर जनता की भावनाओं पर नहीं है। एक सर सबसे जैसे कि लगातार अब जिस तरीके से मान के चलिए कि 5 से 6 महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव हो जाने हैं, अब इसे लेकर देखा जाए तो खुद समाजवादी पार्टी कह रही कि अब की बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती से कमबैक करेगी और कहा जाए जिस तरीके से आप लोगों की तरफ से भी दावा किया जा रहा है जीत की हैट्रिक। तो अगर कुल मिला जुला कर देखा जाए इस समय जो युवा हैं, जो जेनजी हैं, जिनको लेकर बहुत चर्चाएं चल रही हैं और 20 से 22% इनकी आबादी है उत्तर प्रदेश में, तो क्या माना जाएगा कि आपकी बार बीजेपी के साथ आएंगे? क्योंकि बीजेपी के साथ युवाओं का वोट बैंक जुड़ा हुआ है 2014 के बाद से लगातार। और सर जिस तरीके से 2027 का विधानसभा चुनाव है, इसे लेकर किस तरीके की तैयारी बीजेपी की रहेगी? भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी अपने दोनों सरकारों के काम के आधार पर जनता के बीच में जा रही है। लगातार इसके कार्यक्रम चल रहे हैं और निश्चित रूप से इन कार्यक्रमों के आधार पर, योजनाओं के आधार पर और संगठन की प्रतिबद्धता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाकर आने वाले चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाली। क्या माने कितनी सीटें अब की बार जीतेगी 2027 विधानसभा? निश्चित रूप से 2017 से बेहतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी इस बार देगी। लेकिन सर जैसे 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें जिस तरीके से 65 सीटों की बात कही गई और सबसे समाजवादी पार्टी 37 और बीजेपी 33 पे सिमट गई, तो समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं से एक बड़ा मुद्दा बना रही है, एक नैरेटिव के तौर पे पेश कर रही है। क्या मानते हैं इसका प्रभाव विधानसभा चुनाव 2027 पर पड़ेगा? देखिए, आप 2024 में क्यों रुक जाते हैं? 2025 में क्यों नहीं आते हैं? 2025 में 10 विधानसभाओं के उपचुनाव होते हैं। 10 में से 8 चुनाव समाजवादी पार्टी हार जाती है। 24 के बाद से समाजवादी पार्टी जिस नैरेटिव को गढ़ रही है, वो नैरेटिव तो उपचुनाव के परिणामों से ही नष्ट हो जाता है। और पीडीए की बात करने वाली समाजवादी पार्टी से पीडीए के ही लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी छोड़ गए, पूजा पाल समाजवादी पार्टी छोड़ गई, रायबरेली की एक पीडीए की विधायक समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ गए। तो समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी के पीडीए का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ही उसको छोड़कर जा रहे हैं, उपचुनाव के परिणाम उनके विरोध में जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बहुमत की सरकार 17 से बड़े बहुमत के साथ बनाने वाली है। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से बीजेपी की स्पोक पर्सन संजय चौधरी की तरफ से बताया गया कि 2027 में बीजेपी मजबूती के साथ लगातार तीसरी बार जीतेगी और जीत की हैट्रिक लगाएगी और युवाओं के साथ साथ पूरे प्रदेश का ध्यान रखा जाएगा और आने वाले समय में बीजेपी की तरफ से बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद इनकी तरफ से बताई जा रही है। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अवनीश, हेडलाइन फोकस, लखनऊ।